प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन डेविस महोदय के अपवर्तन चक्र का अध्ययन कर रहे थे। आज पैंक महोदय के अपवर्तन चक्र का अध्ययन करेंगे। पैंक महोदय जर्मन विद्वान थे जिन्होंने समय आधारित भूगोल चक्र की संकल्पना को अस्वीकार कर दलील पेश की एवं स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का नाम दिया। पैंक के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात बलों द्वारा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, पैंक महोदय ने स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पैंक के मॉडल का प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषता वहाँ के विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती है। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा विस्थापन के अनुपात की परिचायक होती हैं। अब पैंक महोदय ने अपने संकल्प में 3 अवस्थाओं का जिक्र किया। इस स्टेज का नाम उसने इंट्यूकलुंग दिया, जिसका तात्पर्य होता है विकास। इस तरह पैंक ने तरुण प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर अपने नाम दिए क्रम से पहला तरुण की जगह आफस्ती जिंडे इंट्यूकलुंग, प्रौढ़ की जगह गलिक फार्मिंग इंट्यूकलुंग व जीर्ण अवस्था का नाम उन्होंने आबस्ती जिंडे इंट्यूकलुंग का नाम दिया। उन्होंने उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पैंक ने एक प्राइमारम नामावली का प्रयोग किया। जब तक इस उत्थान शुरू नहीं होता है तब तक उसने स्थलखंड का नाम प्राइमारम रखा। यह स्थलखंड आकृतिहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। तो स्थल रूपों के विकास में समय की भूमिका नहीं होती, यह बात पैंक महोदय ने कही। पैंक ने बताया कि स्थल रूपों का विकास प्रारंभ से उत्थान के साथ प्रारंभ होता है और प्रारंभ का उत्थान विभिन्न दरों में संपादित होता है। प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से और बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहली जो अवस्था है, जो तरुण अवस्था जिसमें कह रहे थे डेविस महोदय ने, उनका नाम वाल्टर पैंक महोदय ने आफस्ती जिंडे इंट्यूकलुंग का नाम दिया। इसका तात्पर्य यह होता है कि स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की अवस्था है। प्रारंभ में स्थलखंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। वह उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग एवं गतिक ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटियों का निर्माण करती है। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी का पार्श्व ढाल में सतत वृद्धि होती चली जाती है। घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले भागों में समय के साथ निवर्तन के कारण घाटी के पार्श्व ढाल की उत्तलता का अर्धव्यास में
ह्रास होता चला जाता है। समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपर्दन के कारण प्राथमिक प्रारंभ पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पीडमांट ट्रेपेन कहा जाता है। इनसे प्रत्येक सोपान का पीडमांट चबूतरे के रूप में विकसित हो जाता है। इसे पैंक महोदय ने पीडमांट फ्लेस का नाम दिया। सेकंड, प्रौढ़ अवस्था है उसका नाम पैंक महोदय ने गलिक फार्मिंग इंट्यूकलुम का नाम दिया। इसका अर्थ है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था है। इस स्टेज में उत्थान भी उतना ही होता है व अपर्दन भी उतना ही होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था, इस प्रावस्था में बढ़ती दर से उत्थान होता है और अब भी निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती रहती है। सेकंड अवस्था, इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है, अर्थात वह स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती हैं। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान हो रहा है उससे अधिक अपर्दन हो जाता है। तो सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर हो जाती है। थर्ड स्टेज, स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है और शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लग जाता है, क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है। परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाइयों में अपर्दन द्वारा जो अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों की गहरी होने की दर के बराबर हो जाती है। इस कारण से यह प्रावस्था भी समान विकास की अवस्था होती है। तो सेकंड स्टेज में यह यही समझाना चाहता है, इसको 3 भागों में बांट कर भी इस स्टेज में उत्थान और अपर्दन बराबर होते हैं, तो स्थल खंड का न उत्थान मतलब हो पाता है और न अवनयन, यह स्थिर अवस्था में चलता रहता है। एंड तीसरी अवस्था जो जीर्ण अवस्था है, इसका नाम वाल्टर पैंक महोदय ने आबस्ती जंडे इंट्यूकलुम दिया, जिसका अर्थ है स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था है। इस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन लंबवत व निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। स्थल रूपों में ह्रास होता चला जाता है, निरपेक्ष उच्चावच में लगातार गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया है, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधक्षय द्वारा तेजी से कमी होने लगती है। सापेक्ष उच्चावच में गिरावट होने लगती है। शिखर तल की ऊंचाई से अपर्दन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग का ढाल द्वारा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी होने के कारण घाटियों की तलियों का अपर्दन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के पार्श्व ढाल में भी अब समानांतर निवर्तन चलता रहता है। इसे घाटी के पार्श्व ढाल में 2 भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा, इसे गुरुत्व ढाल या वास्तुजेन कहते हैं। घाटी के पार्श्व ढाल को वास्ट ढाल या होल्डन हैंग का नाम दिया इन्होंने। सभी भी घाटियों के गुरुत्व ढाल या वास्तुजेन में समानांतर निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होने लगता है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में वास्तुजेन में इतना ह्रास हो जाता है कि तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं, जिनका नाम पैंक महोदय ने इंसेलबर्ग दिया। और अंततः इंसेलबर्ग भी संप्राय मैदान हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले होल्डन हैंग का विस्तार हो जाता है। आबस्ती जिंडे इंट्यूकलुम के अंत में उत्थान की इस तरह की विस्तृत सतह को वाल्टर पैंक महोदय ने इंड्रप का नाम दिया, जिसे डेविस के पेनिप्लेन के समकक्ष माना जाता है। अब पैंक महोदय के सिद्धांत का मूल्यांकन। सबसे जटिल समस्या पैंक महोदय के सिद्धांत में थी, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया वो जर्मन भाषा में थे तो काफ़ी जटिल थे, ध्रुव थे। अनुवाद करने में भी उसमें
समस्या आती है। पैंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उस तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह डेविस के मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हुए। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल में सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। ज्ञातव्य प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादों में व्यक्त किया गया कि पैंक के ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पैंक के ढाल प्रतिपादन में विश्वास करते थे। इस तरह यह स्पष्ट है कि पैंक के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों की अंग्रेजी की गलत व्याख्या की उपज है। ठीक है विद्यार्थियों, कल आप वाल्टर पैंक महोदय के अपरदन चक्र का विस्तृत विवरण लिखकर लेंगे। धन्यवाद।